वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। तो हम आज हमारा दूसरा सत्र जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, जैसे कि हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिबंधित फॉर्मेटिंग। तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे। फॉर्मेटिंग तो हम बखूबी जानते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग मतलब क्या, कि जो भी टेक्स्ट है हमारा, वो टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, साइज़ चेंज करना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक्स करना। तो फॉन्ट पे ये जो हम सेटिंग्स अप्लाई करते हैं, इनको बोला जाता है फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो ये जो फॉर्मेटिंग होती है, ये फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने पर, मतलब कि कुछ कंडीशंस हम ऐसी देंगे कि जिन कंडीशंस को देने पर वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। अगर ऐसा कुछ अगर हम कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि मैं एक मेरे पास एक टेबल है, एक्सेल की बात है ना, एक्सेल में सेल होते हैं जिसमें 0 से लेकर 100 तक की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और मैं अगर ऐसा बोल दूं कि जिनकी वैल्यू 0 से लेकर 33 तक है उनको मैं रेड कलर से मार्क करूं, जिनकी वैल्यू 34 से लेकर 60 तक है उसको मैं ऑरेंज कलर से मार्क करूं, और जिनकी वैल्यू 61 से लेकर 100 के बीच में है उसको मैं ग्रीन कलर से मार्क करूं। ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, ठीक, अगर ऐसा कुछ करना मेरी नीड है मेरे एक्सेल फाइल में, एक्सेल में जो सेल्स हैं, जो डब्बे हैं, उन डब्बों में जो वैल्यूज़ लिखी हुई है, उन सेल्स में जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उनमें मुझे ऐसा बाइफर्फिकेशन करना है इस तरीके का कि 0 से 33 तक की वैल्यूज़ पे रेड कलर आ जाए, 34 से 60 तक की वैल्यूज़ पे ऑरेंज कलर आ जाए, और 61 से 100 तक की वैल्यूज़ पे ग्रीन कलर आ जाए। तो चलो, अगर मेरे पास 15-20 वैल्यूज़ हैं तो ठीक है, मैं कर लूँगा, है ना, मैं रैंडमली कर लूँगा, मैं देख देख के ही कलर कर दूंगा उसमें। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि आपके पास ऐसे हज़ारों वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 6000 वैल्यूज़ है फॉर एग्जांपल, तो अब बताओ आप, अगर आपके पास 6000 वैल्यूज़ हैं तो उन 6000 वैल्यूज़ पर अप्लाई करने में कितना समय लग जाएगा। आप वैल्यू देखोगे कितनी है, फिर कलर पे क्लिक करोगे, कलर चेंज करोगे, फिर अगली वैल्यू, ऐसा करते करते हमको कितना समय लग जाएगा वो पूरे के पूरी 6000 वैल्यूज़ पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर उस केस में जब ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास हो तो उस समय पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे काम आता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलों में शामिल मानों के आधार पर उनकी फॉर्मेटिंग, जैसे कि फॉन्ट कलर, बॉर्डर और शेडिंग को परिवर्तित करने में आपको समर्थ बनाती है ना, जो कि हमने बात करी आगे। यह सही है कि आप ऐसा अपने हाथों से भी कर सकते हैं, मतलब जैसा कि मैंने बोला था ना कि ये तो हम रैंडमली भी कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो देखें वैल्यू और कर सकते हैं। परंतु यदि आपके पास बड़ी मात्रा में आंकड़े हैं तो यह काफ़ी थका देने वाला कार्य होगा। अतः आप सेलों में मानों के लिए एक कंडीशन निर्धारित करते हैं, और यदि वह कंडीशन उपयुक्त पाई जाती है तो स्वतः ही सभी सेलों की फॉर्मेटिंग बदल जाती है। यह विशेषता उस समय अत्यंत लाभदायक है जब आप लाभ हानि स्प्रेडशीट अथवा तापमान में अंतर वाली स्प्रेडशीट अथवा अंक तालिका पर कार्य कर रहे होते हैं। आप किसी निर्धारित नियम से अधिक मान रखने वाले सेलों को एक रंग से हाईलाइट कर सकते हैं तथा कम मान वाले सेलों को किसी अन्य रंग से हाईलाइट कर सकते हैं। तो समझो, यहाँ पर वही सब बताया हुआ है कि छोटी कम वैल्यूज़ है तो आप कर लोगे, ज़्यादा वैल्यूज़ है तो थोड़ी मुश्किल हमारे लिए हो सकती है। ये कब काम आ सकता है, जब हम कभी कोई लाभ अथवा हानि वाली स्प्रेडशीट बता रहे हैं, जैसे कि मेरे पास 1000 एम्प्लॉयज़ हैं और कितना हमको लाभ हुआ, तो जिनको लाभ हुआ है उनको ग्रीन कलर से दिखा दो, जिनको लॉस हुआ है, जिनको हानि हुई है, उनको रेड कलर से दिखा दो। तो ऐसे हज़ारों को देखोगे और उनकी वैल्यूज़ को वहाँ पर अलग अलग कलर में डालोगे, तो उस समय पर ऐसा ना करते हुए आप लोग इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो चलिए वो देखते हैं। तो नंबर फॉर्मेट कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि किस तरह से नंबर्स लिखे हुए हैं वो फॉर्मेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। फॉन्ट, फॉन्ट का स्टाइल और फॉन्ट का रंग,
ये तीन चीज़ें हम बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, मतलब बोल्ड इटालिक भी कर सकते हैं, और फ़ॉन्ट का रंग अगर रेड से लिखा हुआ ब्लैक में कर दिया, ब्लैक से लिखा हुआ है ग्रीन में कर दिया, तो ये भी कर सकते हैं। परंतु फ़ॉन्ट आकार नहीं, फ़ॉन्ट का साइज़ अगर 12 है तो 12 ही रहेगा, आप उसको बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला है सेल में कलर भरना और पैटर्न लगाना। जो सेल होता है हमारा, जो एक बॉक्स होता है, उसके बैकग्राउंड में कुछ कलर फिल करना है तो वो कर सकते हो, उसके फ्रंट में कुछ कलर से लिखना हो तो वो लिख सकते हो, तो ये भी पॉसिबल है। बॉर्डर कलर और बॉर्डर स्टाइल, मतलब बॉर्डर, उसकी जो सेल की बॉर्डर है ऐसी आप बॉर्डर भी दे सकते हो, उसकी कलर भी चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, पर उसकी मोटाई मतलब थिकनेस जितनी भी हो वो उतनी ही रहेगी, उसको आप नहीं बदल सकते। चलो एक एग्जांपल के थ्रू इन्होंने हमको समझाया हुआ है, हम समझते हैं। एक स्प्रेडशीट खोलें तथा उसमें निम्नलिखित डेटा टाइप करें। एक डेटा दिया हुआ है ये वाला, ये डेटा वो बोल रहे हैं कि एक स्प्रेडशीट में टाइप करें। यहाँ पर कुछ मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं और 2008, 2009, 2010 और 2011 में कितना प्रोडक्शन हुआ है इन चीज़ों का, उसके बारे में डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। आपको क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर इन्होंने बोला है जिनकी वैल्यू 75 से बड़ी हो, है ना, ग्रेटर देन, जिनकी वैल्यू 75 से बड़ी हो उसको दूसरे कलर से शो करना है, और जिसकी वैल्यू 75 से छोटी हो उसको दूसरे कलर से शो करना है। ऐसा आप करना चाहते हो, मतलब कि ये 67, 68, 65 ये दूसरे कलर से आए, और बची हुई जो 75 से बड़ी वैल्यूज़ हैं वो दूसरे कलर से आए। ऐसा आप कुछ करना चाहते हो, तो ऐसा करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको पूरे के पूरे सेल्स सिलेक्ट करना पड़ेंगे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर करके बताया। ये देखो ये पूरे सेल्स हैं, पहले आपको इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको अब इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, या तो राइट क्लिक ना करें तो हम जा सकते हैं यहाँ पर होम टैब के अंदर। होम टैब में एक ग्रुप होता है जिसका नाम है स्टाइल्स ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप में हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ये ऐसा कुछ दिखता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमको देखने को मिलता है हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पर दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल्स के बाद भी एक ऐसा एरो बना हुआ है। तो ऐसे एरो, ये जो एरो है, इस एरो का मतलब ये है कि इसके अंदर और भी सब ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करोगे उसके बाद और अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई एक ऑप्शन होगा ग्रेटर दैन, एक होगा लेस दैन, एक होगा इक्वल टू, मतलब बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से अब जैसा ऑप्शन चाहिए, जैसे कि हमको 75 से बड़ी मतलब ग्रेटर देन वाला यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो ग्रेटर देन वाले ऑप्शन में जाना होगा। और जैसे ही हम ग्रेटर देन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये 75 से अधिक है, तो उस मेन्यू के अंतर्गत ग्रेटर देन के विकल्प का चयन करें। तो हमको ग्रेटर देन वाले ऑप्शन का चयन करना है। जैसे ही हम ग्रेटर देन वाले ऑप्शन का चयन करते हैं तो हमको ऐसी एक स्क्रीन दिखती है, यहाँ पर हमको सिंपली लिखना होता है वैल्यू, कितनी से बड़ी वैल्यू, तो हमने लिख दिया 75। हम या तो यहाँ पर वो सेल भी सिलेक्ट कर सकते थे, इस पर क्लिक करते और वो सीधे आपको आपकी एक्सेल शीट ओपन कर देता, और आपको एक्सेल शीट में से वो वाला सेल क्लिक करना पड़ता है जिस पे 75 लिखा हुआ है। बट हम वहाँ पे वैसा क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पर 75 टाइप कर दे रहे हैं। अब जैसे ही 75 से बड़ी वैल्यू होगी तो क्या होगा, तो ये होगा, क्या लिखा हुआ है, लाइट रेड कलर हो जाएगा सेल के बैकग्राउंड में और डार्क रेड कलर से उस पर लिखा हुआ दिखेगा। तो ये काम वहाँ पर होगा जब हम ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। आपको क्लिक करना है ओके पर। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है। जैसे कि देखो इन्होंने अप्लाई करके बताया है, तो जैसे कि 75 से जितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं आप देख सकते हो, 75 से बड़ी वैल्यूज़ को ग्रीन कलर कर दिया है तो ये दिख रही होंगी, और 75 से छोटी वैल्यूज़ जो हैं जैसे 67, 68, 72, 65 ये दूसरे कलर से दिख रही हैं, है ना। अब आपने 75 से छोटी और 75 से बड़ी पे तो सेटिंग अप्लाई कर दी, क्या 75 पे अप्लाई की? नहीं की। तो देखो 75 ब्लैक कलर में ही दिख रहा है, उस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। तो इस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर हमें कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो ग्रेटर देन मिलता है, लेस देन मिलता है, इक्वल टू मिलता है। तो ऐसे ऑप्शंस हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ भी देखो इन्होंने एक टेबल बना रखा है, इसमें यहाँ पर
इन्होंने यहाँ पर दो वैल्यूज़ लिख दी कि 70 और 40। अब यहाँ पे बोल दिया जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन, अब देखो यहाँ पर 70 लिखा नहीं है इन्होंने, ये दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है $F $2। $F $2 का मतलब है F2 सेल में जो वैल्यू है वो, तो F2 में क्या है, ये रहा F, ये रहा 2, F2 में वैल्यू है 70, मतलब ये सेल में लिखा हुआ है 70। जिनकी वैल्यू 70 से ज़्यादा है उसको दूसरा कलर, और जिसकी वैल्यू 70 से कम है उस पर दूसरा कलर। तो ये देखो, जिनकी वैल्यू 70 से ज़्यादा है उनको आप देख सकते हो, ये अलग अलग कलर्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3, ये 70 से ज़्यादा वाले, और 40 से कम, तो ये 40 से कम एक ही वैल्यू है। बची क्या, 60 और 45, वो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे। जब वो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे तो उन पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमको। डैश कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपको उसमें दिए गए मानकों के आधार पर सेलों की फॉर्मेटिंग में परिवर्तन। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में एक गलती हो गई इन लोगों से। ये जो ब्लैंक है ना यहाँ पर, इन ब्लैंक में ये आंसर आएगा ये, और होम टैब में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर स्टाइल्स आएगा, है ना, यहाँ पर स्टाइल्स आएगा सेकंड वाले में, और पहले वाले का आंसर ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग में लाए जा सकने वाली किन्हीं 5 कंडीशन फॉर्मेटिंग या आइटम की सूची बनाइए। तो कौन कौन सी कंडीशन, किन किन पर कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं वो आपको लिखना है। तो ये आप सर्च करके यहाँ पर लिखेंगे। अगला जो सेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला सेशन है रोज तथा कॉलमों को हाइड, अनहाइड तथा फ्रीज करना। हाइड करना मतलब छुपाना, अनहाइड करना मतलब छुपे हुए को दिखाना, फ्रीज करना मतलब क्या होता है, फ्रीज करना मतलब वो हमेशा आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, कब काम आता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कभी कभी आपके पास पंक्तियों और स्तंभों मतलब रोज और कॉलम में ऐसा डेटा होता है जिसकी आवश्यकता फॉर्मूलों और चार्टों में पड़ती है, परंतु आप उस डेटा को दिखाना नहीं चाहते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, जब हम एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें करने लगेंगे, बहुत एडवांस चीज़ें करने लगेंगे, तब हमको समझ में आएगी कि हमारे पास ऐसा बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो सकता है जिसकी हमको फॉर्मूले में तो ज़रूरत पड़ती है, बट हमारे वो स्क्रीन पर दिखाने के लिए कोई काम का नहीं है। स्क्रीन पर दिखाकर उसको कोई सेंस नहीं है, फॉर्मूले में वो यूज़ हो रहा है और हम उसको फॉर्मूले में यूज़ कर रहे हैं। तो हम जब उस डेटा को स्क्रीन पे दिखाने की आवश्यकता नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट की एक अत्यंत सरल विशेषता उन पंक्तियों स्तंभों को छिपाने की योग्यता है जिन्हें हम अत्यंत प्रयोक्ता को दिखाना नहीं चाहते, अंत्य प्रयोक्ता को दिखाना नहीं चाहते। मतलब इनका कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहते, तो ऐसे समय के लिए भी एक ऑप्शन हमारे पास है जिसका यूज़ करके हम डेटा को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। पंक्तियों स्तंभों में छुपा हुआ डेटा परिकलनों के लिए उपलब्ध रहता है, हालांकि वह किसी को दिखाई नहीं देता। तो हम जैसे ही हाइड कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो हाइड करने से ये होगा कि वो हमारे एक्सेल में रहेगा तो सही, पर वो अब क्या होगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अगर वो हमारे फॉर्मूले में काम आ रहा है तो सीधी सी बात है, उसको दूसरों को दिखा के मतलब है नहीं, है ना। तो उसके लिए हम हाइड अनहाइड का यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़, पंक्तियों तथा स्तंभों को फ्रीज मतलब स्थिर करना स्प्रेडशीट की अन्य विशेषता है। ठीक है, स्थिर कर देना, किसी चीज़ को रोके रखना, हमेशा स्क्रीन पर दिखता रहे, ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, तो ये भी किया जा सकता है। ये क्या है, चलो समझते हैं। अरे हाँ, जब आप बड़ी मात्रा में ऐसे आंकड़ों के साथ कार्य कर रहे हैं जो अनेक पंक्तियों और स्तंभों में फैले हुए हैं, तो आप चाहेंगे कि हेडिंग स्थिर रहे, ताकि जब आप डेटा को स्क्रॉल मतलब ऊपर या नीचे करें तो आप अपनी पंक्तियों या स्तंभों के नाम की पहचान कर सके, है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बहुत बड़ा डेटा है आपके पास, आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। अब हेडिंग तो आपने एक ही जगह लिखी है, सबसे ऊपर। अब जैसे ही आप नीचे जाते हो तो हेडिंग भी ऊपर चली जाती है, दिखती नहीं है ना स्क्रीन पे। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा चाहते हो कि हेडिंग हमेशा स्क्रीन पर दिखे, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं फ्रीज, है ना। फ्रीज के ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं कि वो सेल हमेशा हमारी स्क्रीन पर दिखता रहेगा, हमें उसको बार बार स्क्रॉल करके ऊपर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है कि इस कॉलम की हेडिंग क्या है।
तो ऑटोमेटिक हमेशा अपनी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। तो ऐसे ऑप्शन के लिए भी एक सेटिंग होती है हमारे पास जिसको बोलते हैं फ्रीज कॉलम। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे अप्लाई करें, तो एक स्प्रेडशीट खोलें, उसमें पंक्ति अथवा कॉलम को हाइड या छुपाने के लिए इन चरणों का प्रयोग करें। क्या चरण है, चलो देखते हैं। किसी पंक्ति अथवा स्तंभ को हाइट लिखती है, हाइड को हाइड करने के लिए आपको या तो उस पंक्ति अथवा स्तंभ का चयन करना होगा जिसे हाइड किया जाना है, अथवा उसके सदृश पंक्ति अथवा स्तंभ में केवल एक सेल का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए B3। तो आपके पास जैसे कि कोई किसी चीज़ को आपको हाइड करना है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो आप लोगों को उस सेल पे क्लिक करना पड़ेगा या उस रो पे क्लिक करना पड़ेगा, और उस सेल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जाना होगा होम टैब में। होम टैब में सेल्स नाम का एक ग्रुप होगा, होम टैब में सेल्स नाम का ग्रुप होगा। सेल्स नाम के ग्रुप में एक फॉर्मेट नाम का ऑप्शन होगा। आप जैसे ही इस फॉर्मेट नाम के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें से हमको सिलेक्ट करना है हाइड एंड अनहाइड। हाइड होगा तो अनहाइड एक्टिव हो जाएगा, अनहाइड होगा तो हाइड एक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ से आपको हाइड या अनहाइड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने B3 पे कर्सर रख दिया यहाँ पर, और B3 को सिलेक्ट कर लिया, और B3 पे क्लिक करने के बाद अब जैसे ही वो हाइड अनहाइड करेंगे तो ये B3 वाला जो सेल है यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, एक टिप्पणी दी हुई है, इस उदाहरण में स्प्रेडशीट की तीसरी पंक्ति व सेल को सिलेक्ट किया गया है तथा उसके बाद हाइड रोज के विकल्प को सिलेक्ट किया अतः तीसरी पंक्ति को छिपाया गया है। उस स्थिति में क्या होगा, यदि आप इसके स्थान पर हाइड कॉलम का चयन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि अगर आप हाइड कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा। तो हाइड की गई किसी पंक्ति अथवा कॉलम को अनहाइड करने के लिए आपको हाइड किए गए सेल के पहले अथवा उसके बाद में किसी सेलों को चुनना होगा तथा होम टैब के अंतर्गत फॉर्मेट ग्रुप में जाकर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हाइड कैसे करना है और अनहाइड कैसे करना है। ठीक है, अब फ्रीज करना क्या होता है, तो फ्रीज करना क्या, जैसे कि हमने बोला किसी सेल, किसी एक पर्टिकुलर हेडिंग को पूरे समय स्क्रीन पर दिखाना है, तो उसके लिए हमको फ्रीज का ऑप्शन यूज़ करना होगा। वो कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं। एक नई स्प्रेडशीट खोलें सबसे पहले तो, ठीक है, एक नई स्प्रेडशीट खोलें। अब उसमें स्प्रेडशीट में आप लोगों को जिन कॉलम्स को फ्रीज़ करना है उस पर्टिकुलर कॉलम पे आपके कर्सर को रखें, व्यू टैब में जाएं। व्यू टैब में जाने के बाद विंडोज़ ग्रुप मिलेगा, विंडोज़ ग्रुप के अंदर फ्रीज पेन्स नाम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये व्यू टैब में है, याद रखना। फ्रीज करने वाला जो ऑप्शन है ये व्यू टैब में विंडोज़ ग्रुप में ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स का। ठीक है, नीचे अगर कुछ चित्र दिया होगा तो देखेंगे ऐसा दिखता है फ्रीज पेन्स। जैसे ही हम फ्रीज पेन्स पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विजिबल रखता है उन चीज़ों को। देखो लिखा हुआ है कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल वाइल द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स बेस्ड ऑन द करंट सिलेक्शन। मतलब ये आपका जो भी आपने हेडिंग को सिलेक्ट करके फ्रीज पेन किया है, ये हेडिंग अब हमेशा आपकी स्क्रीन पर दिखेगी, बाकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी। टिप्पणी, जहाँ पर आपका कर्सर स्थित होता है वहाँ पेन्स निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपका कर्सर रखा होगा ये उसको फ्रीज कर देगा। उस विकल्प का पुनः चयन करें तथा उपलब्ध विकल्पों में परिवर्तन पर ध्यान दें। अब आप आगे अन्य विकल्पों के साथ भी कार्य करें। आप संपूर्ण स्तंभ अथवा स्तंभ को फ्रीज करने के लिए समस्त पंक्ति और स्तंभ का चयन करने तथा फ्रीज पेन्स पर क्लिक करके समस्त पंक्ति तथा स्तंभ को फ्रीज कर सकते हैं। ये तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी समझ में आएगा कि सारे कॉलम्स और सारी रोज़ को कैसे फ्रीज किया जा सकता है, सारे स्तंभ और सारे पंक्तियों को। तो यहाँ पर बस अभी सीखने जैसा ऐसा है कि हम ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हम किसी कॉलम या किसी हेडिंग को चाहते हैं कि वो हमारी स्क्रीन पर हमेशा दिखती रहे, तो वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है फ्रीज पेन्स के नाम से। जैसे ही हम फ्रीज पेन्स पे जाते हैं तो वहाँ से हम किसी कॉलम को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला है, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा मेरी स्क्रीन पर दिखे, है ना। तो अब मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा जैसे तो ये वाला कॉलम भी तो ऊपर छुप जाएगा, तो मैं चाहता हूँ ये ना छुपे, तो मैं इधर पे कर्सर रखूँगा और फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दूँगा। तो ये वाला अब क्या होगा, ये यहाँ पर उसको छुपा के नहीं, जैसे कि आप यहाँ भी कर्सर रखोगे ना और फ्रीज़ करोगे तो वो ऊपर वाले को ही फ्रीज़ करेगा, इसको फ्रीज़ नहीं करेगा। आप जहाँ कर्सर रखते हो ना उसके ऊपर वाले को फ्रीज़ करता है। ठीक, जैसे मैं यहाँ कर्सर रख के फ्रीज़ करूँ, बात समझना,
मैं जैसे यहाँ कर्सर रख के फ्रीज कर दूं तो ये और ये इतनी चीज़ें अब स्क्रॉल होंगी, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अब फ्रीज हो जाएगा। अब आपकी ये शीट हमेशा आपको स्क्रीन पर दिखेगी, बची हुई इधर से ये जितना पोर्शन है ना ये वाला, ये अब पूरा स्क्रॉल होने लगेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल समझो, अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूँ और फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दूँ तो ये और ये इतना पोर्शन ही अब स्क्रॉल होगा। बचा हुआ ये जितना पोर्शन है ना ये वाला, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा अब फ्रीज हो जाएगा। अब ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा। तो इस तरीके से इस फ्रीज पेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं। जब आप किसी संपत्ति को, किसी आप पंक्ति को फ्रीज करते हैं, डैश स्थिर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। फ्रीजिंग पेन्स विकल्प डैश टैब में डैश ग्रुप में उपलब्ध है, ये भी आपको ढूंढना है। पेन्स वहाँ निर्मित हो जाते हैं जहाँ आपका डैश स्थिर होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन, ये कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स हैं जिनके आंसर्स आप लोगों को ढूंढना है, और नहीं बनेंगे तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो आप लोगों को ही सर्च करना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। आज के लिए 2 सत्र हमने देखे, तो आप लोग इन दोनों सत्र के फिल इन द ब्लैंक्स एक बार देख लें, सॉल्व कर लें, और नहीं समझ में आते हैं तो पूछें। वैसे तो इजी टॉपिक्स थे, और अगर कुछ टॉपिक्स में भी कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।